लिया है। कहानी बाकू के सबक। पात्र हैं सुनील अभिव्यक्ति, जो एडवांस IQIP के मेंटोर हैं और यूपीएससी के अनुभवी मार्गदर्शक हैं। स्टूडेंट्स यानी एडवांस IQIP बैच के मेरे उत्साही छात्र छात्राएं जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं। सुनील अभिव्यक्ति कक्षा में प्रवेश करते हैं, यानी मैं ऑब्वियस है प्रवेश कर चुका हूं, और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखते हैं NCQG, यानी मैं आया और मैंने लिख दिया NCQG, और जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस, ये उन्होंने लिखा। और फिर सुनील शुरू करते हैं कि आज हम COP29 और न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के परिणामों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं यानी बच्चे, मैं आपको तथ्यों के बजाय कहानी के माध्यम से यह समझाना पसंद करता हूं। यानी मैंने स्वयं यह बात कह दिया है, ये जानकर के ये पंक्ति मैंने डाली इसमें कि जिससे आपको मैं बता सकूं कि मैं तथ्यों के बजाय कहानियों के माध्यम से आपको समझाना पसंद करता हूं, क्योंकि तथ्य तो अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप अपने आप समझ जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुनील छात्रों से कहते हैं, यानी आप सबसे मैं कह रहा हूं, कल्पना करो कि पृथ्वी एक विशाल गांव है। यानी पृथ्वी क्या है? एक विशाल गांव है। आप ऐसी कल्पना कीजिए, यानी ये पृथ्वी है और ये पूरी की पूरी एक विशाल गांव है। और इस गांव में 3 मुख्य परिवार रहते हैं। पहला यानी डेवलप्ड कंट्रीज यानी समृद्ध परिवार, दूसरा होता है डेवलपिंग कंट्रीज यानी मध्यम वर्गीय परिवार, और तीसरा होता है गरीब यानी ग्लोबल साउथ यानी हम सब लोग। ठीक है। गांव की समस्या यह है कि यहां मौसम तेजी से बदल रहा है और तूफान, बाढ़ और सूखा गांव यानी पृथ्वी के सभी हिस्सों को, यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चरम मौसमी घटनाएं गांव के सभी हिस्सों को प्रभावित कर रहे। अब सवाल यह है कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तो गांव की पंचायत बैठती है। गांव की पंचायत बैठती है अजरबैजान के बाकू में, यानी गांव, इस धरती की पंचायत इसी विषय पर बात करने के लिए कहां बैठती है? अजरबैजान के बाकू में। COP29 जिसको हम नाम देते हैं, आपको पता है। यानी गांव के सभी परिवारों, यानी डेवलप्ड परिवार, डेवलपिंग परिवार और गरीब जो साउथ के देश हैं, वो सभी, तो गांव के सभी परिवारों ने पंचायत बुलाई जिसे COP29 का नाम दिया गया। पंचायत ने यह तय किया कि हर परिवार को इस बदलाव से निपटने के लिए पैसे और संसाधन देने होंगे। किसने तय किया? पंचायत यानी COP29 ने। इसे ही NCQG कहा गया, यानी सबको देना है। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, NCQG में भागीदारी सबकी होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि 3 प्रकार के परिवार हैं, तो पहला परिवार जो है ये समृद्ध परिवार है, अमीर परिवार है। तो समृद्ध परिवार ने वादा किया कि वे हर साल $300 बिलियन देंगे। आप देख सकते हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ ने कहा कि हमारा नुकसान ज्यादा है, जिसमें ये दोनों और तीनों शामिल है। हमारा नुकसान ज्यादा है, हमें हर साल $1.3 ट्रिलियन चाहिए। ठीक है। यानी जो ग्लोबल साउथ ये गरीब देश है, यानी परिवार का तीसरा, उन्होंने कहा हमें इतना चाहिए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी मध्यवर्गीय परिवार जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास नई तकनीकों को अपनाने के लिए पैसे नहीं है। तो आप क्या करिए, हमें तकनीक खरीदने के लिए आप पैसा दीजिए, यानी लोन दीजिए, हम ऋण लेंगे लेकिन उसकी ब्याज दर कम रखिए, और ग्रांट दीजिए, अनुदान दीजिए। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि क्या क्या हुआ है COP29 में, तीनों चीजें। अब आता है यहां पर अगला कॉन्सेप्ट, यानी जलवायु न्याय। यानी अब तो हो गया, वहां पर क्या हुआ, अब यहीं पर जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस की संकल्पना उभर करके आती। गरीब परिवार ने पंचायत में कहा, यानी जो ग्लोबल साउथ अल्पविकसित देश है, उन्होंने पंचायत में कहा, एक शब्द दिया जिसका नाम है CBDR और RC। ये एक नाम है, यानी कॉमन बट
डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। का क्या हुआ? गरीब देशों ने विकसित देशों से कहा कि तुम तो सीबीडीआर आरसी का वादा करते थे, इसका क्या हुआ? यानी विकसित देशों ने वादा किया था कि जिम्मेदारियां समान होंगी, यानी हमें भी कार्बन उत्सर्जन रोकना है, अमेरिका को भी रोकना है, लेकिन क्षमताओं के आधार पर अंतर होगा कि अमेरिका की क्षमता ज्यादा है तो वो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन को रोके, हमारी कम है तो हम कम रोकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। और आप दे रहे हैं $300 बिलियन, जिससे यह समस्या हल नहीं होगी, ऐसा गरीब देश कहते हैं। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा के जैसे वाली बात होगी। गरीब परिवारों ने विकसित पर आरोप लगाया कि हम अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता या अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद कर रहे थे। अब जब गरीब यानी ग्लोबल साउथ ने ऐसा कहा, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें विकसित देश भी शामिल है। 3 कैटेगरी क्यों बनी? एक विकसित देश, एक भी विकासशील देश, एक अल्प विकसित देश। लेकिन जो हम ग्लोबल साउथ है उसमें विकासशील और विकासशील और अल्प विकसित दोनों शामिल होते। तो अब जब इतना प्रश्न उठाया गया गरीब देशों की ओर से, तो भाई अमीर लोगों पर एक दबाव बनेगा। तो समृद्ध परिवार यानी विकसित देशों ने जवाब दिया कॉप 29 में बाकू में कि हम प्राइवेट कैपेक्स, निजी पूंजी जुटाने की कोशिश करेंगे। कि भाई चलो निजी पूंजी, यानी अब इन्होंने गेम खेलना शुरू किया, यानी निजी क्षेत्र के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे। गरीब परिवार ने कहा यह सही नहीं है। निजी पूंजी, प्राइवेट कैपिटल पर निर्भरता हमें और गरीब बना देगी। क्यों? क्योंकि निजी पूंजी आएगी तो अपने लाभ भी तो लेगी। तो अब आई होप यहां तक की पूरी स्थिति समझ गए और आपको एनसीक्यूजी में क्या हुआ सब कुछ समझ में आ गया है कि नहीं? क्या क्या हुआ इस कहानी से ज्यादा बेहतर आपको समझ में आया होगा। सुनील ने कहा यानी अब गांव का भविष्य, यानी इस पृथ्वी का भविष्य हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो अब इस पृथ्वी का भविष्य क्या होगा जिसमें डेवलपिंग, डेवलप्ड और ग्लोबल साउथ के गरीब देश। तो सुनील ने कहा, यानी आप सबने पूछा कि भाई पंचायत कि अब फ्यूचर क्या होगा, तो अब पंचायत ने अगली बैठक यानी कॉप 30 को बेलम जो अमेजॉन में होगी, अब उसमें आगे बातचीत की जाएगी। तो प्रीलिम्स के लिए बेलौम याद रखेगा। इस बार चर्चा होगा कि कैसे अमेजन के जंगल को भी गांव के सदस्य की तरह प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण, यानी अमेजन के जंगल जो बायोडायवर्सिटी का सबसे ज्यादा संरक्षण कर रहे हैं, उनको, जैसे अभी आपने 3 कैटेगरी देखी, विकसित देश, विकासशील देश, गरीब देश, वैसे अमेजन जंगल भी एक कैटेगरी होंगे, चौथी कैटेगरी। ऐसे में आप ही में से एक बच्चे ने पूछा, सर जंगल को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा गुरुजी? तो सुनील मुस्कुराए और बोले, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ह्यूमंस की अवधारणा है। अब आप फिर कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन या ऑफ नॉन ह्यूमंस का मतलब गैर मानव का प्रतिनिधित्व। ये क्या? इसका मतलब होता है कि हम प्रकृति को एक जीवंत इकाई माने, यानी माने कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये जिंदा हैं और हम उसके अधिकार तय कर दें। आप काट नहीं सकते हैं, एक काटें तो 15 लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों,